एग्जाम आ गया बहुतेक पास, तैयारी नहीं है मेरे पास। कैसे लड़ेंगे एग्जाम से, कोई तो समझाओ मुझे प्यार से। हाँ हाँ हाँ, मैं आ गया हूँ समझाने प्यार से। ध्यान से देखो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। बट आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा और एक मेरा क्या रहेगा, प्रार्थना रहेगा। क्या आप लोग ने प्यार से चाहते हो कि मैं आपको समझाऊं? तो क्या आपका भी एक बहुत बड़ा फर्ज है पहला कि जेटी एकेडमी ज्वाइन किया? नहीं किया? जल्दी नीचे जाओ और रेड दिख रहा होगा उस पर जल्दी क्लिक करो, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी इस पे वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले तेरे पास पहुंचेगा। तो प्यार से इस पे हर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एग्जाम आ गया बहुतेक पास, तैयारी नहीं है मेरे पास। कैसे लड़ेंगे एग्जाम से, कोई तो समझाओ मुझे प्यार से। तो सिर्फ एक ही संस्था है जो प्यार से समझाएगा, उसका नाम है जेटी एकेडमी। यूट्यूब पे कोई भी एकेडमी उतना प्यार से समझाने का काम नहीं करेगा। ये मैं पूरा एनालिसिस करके बोल रहा हूं। जेटी एकेडमी उसमें कामयाब निकलेगा, आपके बिलीव को पूरा करेगा। इसीलिए इसको प्यार से सब्सक्राइब करो। और मैं आता हूं अब डायरेक्ट टॉपिक पे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, क्लास 10th की बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। वाओ, यानी साइंस। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब साइंस। यानी कि 10th क्लास में ये तीन सब्जेक्ट एक साथ मिलकर बनता है साइंस। जब साइंस बनता है तो इसी का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो मैं वो तीनों सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव को पार्ट पार्ट तोड़ के आपको समझाऊंगा, ताकि आप बिहार बोर्ड के हर एक क्वेश्चन पे टूट पड़ेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, क्या यानी इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि एग्जाम में चोरी करना ना पड़े, सीना जोड़ी करना पड़े। लेकिन किसके साथ? टीचर के साथ नहीं, क्वेश्चन के साथ। बिहार बोर्ड के हर क्वेश्चन पे टूट पड़ो, सीना जोड़ी करो। बट इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि एग्जाम में चोरी नहीं, सीना जोड़ी चले। और फिर सोचो, फिर रिजल्ट सोच सकते हो कि कितना बेस्ट होगा। तो तुम लोग बताओ, क्या मैं चलूं टॉपिक के तरफ? तो मैं आज आपको साइंस पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी का, जिसमें 3 सब्जेक्ट रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा काम पे भी बात कर लेता हूं। हम आप लोग को समझा दिया हूं। इस चैनल पे आपको सिर्फ प्यार से, सरल भाषा के साथ, सिंपल वर्ड्स के साथ प्यार से समझाया जाएगा। इसलिए पूरा विश्वास के साथ मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे संस्था से जुड़िए, आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो आप कहां पे हम आते हैं डायरेक्ट किस पे आते हैं, सब्जेक्ट पे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मैंने 3 सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव लिया हूं। 10-10 ऑब्जेक्टिव इसमें बताऊंगा। बायोलॉजी से 10 ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स से 10 ऑब्जेक्टिव और केमिस्ट्री से 10 ऑब्जेक्टिव। और ये 10 ऑब्जेक्टिव कोई आसान नहीं, बहुत पावरफुल रहेगा। आपके एग्जाम में आने वाले हर वो ऑब्जेक्टिव को ये ऑब्जेक्टिव क्लेश करेगा। इसीलिए चले तो एग्जाम आ गया बहुतेक पास, तैयारी नहीं है मेरे पास। कैसे लड़ेंगे एग्जाम से, कोई तो समझाओ मुझे प्यार से। तो चलो आप समझाते हैं प्यार से। तो देख लिया, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 क्रैश कोर्स जेटी एकेडमी में 100% गारंटी के साथ क्वेश्चन लड़ने का चैलेंज रहेगा। देखो, जब तुम प्रिपरेशन करोगे, पूरे ध्यान से ऑब्जेक्टिव समझोगे, तो ऑटोमेटिक है एग्जाम में मैच करेगा। ये मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा हूं। आगे बढ़े तो ध्यान से कॉलम कॉपी लेके बैठ जाओ। आगे बढ़ता हूं, पेन लो और कॉपी लो और बैठ जाओ। मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। तो कैसे लड़ेंगे एग्जाम से, कोई तो बताओ मुझे प्यार से। आ गया मैं बताने के लिए आपको प्यार से, पर सिर्फ जेटी एकेडमी पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखो मेरे डियर, पहला क्वेश्चन बोल रहा है शाकाहारी। क्या शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है? शाकाहारी मतलब क्या? शाकाहारी मतलब जो चिकन, मटन और मछली नहीं खाते हो, उसको बोलते हैं शाकाहारी। तो आप शाकाहारी हो तो चेक कर लो आपकी छोटी आंत का साइज क्या आने वाला है। तो छोटी या अधिक लंबी या मध्यम या इनमें से कोई नहीं। तो सोच सकते हो तुम शाकाहारी हो और शुद्ध हो, तो कॉलम और कॉपी पे कॉलम से ध्यान से लिखते रहना। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मिस नहीं करना है।
पूरे ध्यान से समझना है। शाकाहारी मतलब समझ सकते हो, जो ये मांस मदिरा नहीं सेवन करता हो उसी को शाकाहारी कहते हैं। वो जीव की आंत की लंबाई कितनी होती है, अरे रे कितनी होगी। जो मांस नहीं खाते हैं जीव, आदमी, जो जीव नहीं खाते हैं आदमी हो या जानवर में, उस सब का छोटी है आंत की लंबाई लंबी होती है। वो लंबी ही सिर्फ नहीं अधिक लंबी होती है। इसलिए ध्यान रखना, तुम लोग भी मांस कम खाओ तो आंत की लंबाई बड़ी रहेगी, मांस ज्यादा खाओगे तो छोटी आंत की लंबाई छोटी हो जाएगी, बड़ी नहीं रहेगी। इसीलिए बड़ी चाहिए तो शाकाहारी बनो, मांसाहारी नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो डियर बढ़ने के लिए जल्दी जाओ, कमेंट में करो कमेंट कि तुमने इस क्वेश्चन समझ गए हो, तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो देखो आया दूसरा क्वेश्चन, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है। वाह, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, तुम लोग बताओ। नहीं पता है ना, तो कोई बात नहीं है। कैसे लड़ेंगे एग्जाम से, कोई तो बताओ मुझे प्यार से, मैं बता रहा हूं प्यार से, ध्यान दो। छोटी आंत मतलब समझ सकते हो, तुम सब हम सब में छोटी आंत होता है, पूर्ण होता है पचा हुआ भोजन, उसको क्या कहते हैं, काइलो माइक्रोन या चाइल्ड या इनमें से कोई नहीं। ये देख लो, नहीं ध्यान दो, ऑप्शन ए में है ना काइम, कायम कहते हैं। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी इधर चला गया क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन अजब, प्लीज 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 क्वेश्चन किधर गया। हाँ, छोटी आंत में तो देख क्या कहलाएगा, कायम कहलाएगा। इसलिए ध्यान रखना कायम, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा और सिर्फ कायम हो जाएगा। तो छोटी आंत से रिलेटेड शाकाहारी बनो और पूर्ण रूप से पचा भोजन, छोटी आंत में जो पूर्ण रूप से पच जाता है भोजन उसको कायम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो फास्ट में जाके कमेंट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, देखो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। वाओ, कितना मस्त क्वेश्चन है। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, स्थानांतरण द्वारा नहीं हो सकता है, रॉन्ग। विसरण द्वारा नहीं हो सकता है, रॉन्ग। तो किसके द्वारा हो सकता है, प्रासरण के द्वारा या ए बी दोनों। तो याद रखिएगा प्रासरण के द्वारा होता है। इसलिए मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, प्रासरण के द्वारा। लेकिन बात यह आती है कि मूल रोम होता क्या है, मूल रोम उसमें होता है जो प्लांट में जो पत्तियां होते हैं उसी में जब आप पत्तियों को तोड़ के बार बार उसको देखने की कोशिश करोगे तो उसमें छोटा छोटा छिद्र होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसी को मूल रोम बोला जाता है। उसमें मूल रोमों में क्या होता है, पर ये क्या जल का अवशोषण होता है प्रासरण द्वारा। दूसरी बात यहां पे भी आता है, जो पत्तियों के बारे में बोल रहा हूं उसको हम रंध्र बोलते हैं। तो मूल रोम मतलब जड़ होता है, प्लांट का जड़, इसलिए रंध्र की बात नहीं हो रही है तो जड़ होता है। तो ये जड़ में कैसे जल प्लांट तक पहुंचता है, तो याद रखना प्रासरण द्वारा, विसरण स्थानांतरण द्वारा नहीं, प्रासरण द्वारा। तो आगे की तरफ बढ़े तो जल्दी कमेंट करो और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, प्रासरण द्वारा आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या 4 नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। वाह, मुख गुहा का पिछला भाग, मुख गुहा मतलब क्या, एक आदमी हो या जानवर सबका मुख गुहा, जहां से मुख शुरू होता है जिसमें दांत होता है उसी को मुख गुहा कहते हैं। देखो मुंह और फिर ये गुफा की तरह बना है ना, इसी को मुख गुहा कहते हैं। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मुख को ये गुफा है इसी को मुख गुहा कहते हैं। इसमें क्या होता है, पिछला भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखना है इसमें क्या है, ग्रासनली ग्रसनी तो ये ग्रहणी। तो याद रखना है कि मुख गुहा के पिछला भाग को ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी, ग्रहणी कहते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रहणी। ग्रहणी कहते हैं मुख गुहा के पिछला भाग को। मुख गुहा है तो पिछला भाग होगा इधर ट्रैकिया की तरफ, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रहणी बोलते हैं। तो ग्रासनली नहीं होगा, ग्रसनी नहीं होगा, अग्नाशय नहीं होगा, ग्रहणी हो जाएगा। क्या मैं आगे बढ़ूं, तो कमेंट में जल्दी कमेंट करो समझा या नहीं। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। देखो देखो बोर्ड की तरफ, इधर उधर मत ध्यान दो, जितना बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे उतना ही एग्जाम में चोरी नहीं सीना जोड़ी से क्वेश्चन बनेगा। तो रेडी हो। देखो अक्षरांत मतलब होता है क्या, छोटी आंत को
अक्षुद्रांत बोला जाता है। इसमें स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है? तो याद रखना क्या चीज, इसमें क्या होता है? अक्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य क्या होता है? तो एकदम सिंपल, अवशोषण का अवरुद्ध, ये नहीं होगा। दूसरा बी ऑप्शन है, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटना, ये भी नहीं होगा। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ना। अक्षुद्रु का अर्थ जानने के लिए याद रखना छोटी आंत होता है। छोटी आंत, छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में अवशोषण होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसमें पचे हुए भोजन में अवशोषण में क्या आएगा? तो पचा हुआ भोजन में जैसे ले सकते हो वसा, क्या आएगा? वसा आ जाएगा, वसा, ध्यान रखना, वसा। तो वसा हुआ, ये सब आ जाता है अवशोषण वाला क्षेत्र में आ जाता है, जैसे वसा हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब आ जाता है। तो अक्षुद्रांत को हम छोटी आंत बोलते हैं, लेकिन यहाँ शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान देके चलना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो फास्ट में चलो और पेन कॉपी पे चलाते रहो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आसान हो जाएगा समझना। अब देखो क्या बोल रहा है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होते हैं? क्या यार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्या समझते हैं अपने आप को? बहुत बड़ा, क्या कुछ भी नहीं है, तोड़ ताड़ के फेंक दो क्वेश्चन को। 1 जूल में कितनी कैलोरी होते हैं यार? 0.90 नहीं हो सकता है, 0.21 नहीं हो सकता है, 0.25 नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा 0.23। तो कॉपी पर जल्दी लिखो, हाथ को करके फ्री और माइंड रखो फ्री, तब जाके फिर मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बढ़ने दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समझ पाओगे। आप देखो मेरा 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। वाह, प्रकाश संश्लेषण मतलब समझना, फोटोसिंथेसिस। ये कौन करता है? सूर्य के द्वारा जो भी प्रकाश दिए जाते हैं प्लांट अवशोषण करते हैं अपने लीफ के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, तो उसी को हम प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस कहते हैं। ये होते हैं सनराइज के बाद, सनसेट के बाद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होते, यानी कोई भी प्लांट रात में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं करते हैं। कब करते हैं? तो डे में करते हैं। तो इसमें से बोल रहा है कौन होगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? ऑक्सीजन अगर प्लांट ले सकता है तो उसका मूल स्रोत क्या हो सकता है? तो मूल स्रोत होने के लिए इसमें से पर्णहरित नहीं होगा, CO2 नहीं होगा, सिर्फ C होगा, जल होगा, सौर ऊर्जा भी नहीं होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या समझाता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल है, CO2 पर्णहरित और सौर ऊर्जा नहीं होगा। जल्दी कॉपी पे कॉलम चलाओ, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं ताकि समझने में और मुझे समझाने में आसान हो जाएगा। अब ये देखो बायोलॉजी का कितना 8 नंबर क्वेश्चन आया। ये क्या बोल रहा है? बाहरी, वाह वाह, चित्रा उड़ा दिया। बाहरी वातावरण मतलब समझ सकते हो, जहां रहते हैं खुली हवा मिलता है और उसमें CO2 भी, मतलब मिसलेनियस हवा जो मिल रहा है उसी को हम वातावरण कहते हैं। ध्यान रखना, कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन और कार्य मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर के द्वारा हिंदी में थोड़ा सा फॉल्ट, बट ध्यान देना है। कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो याद रखना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, न बी होगा, न सी होगा, न डी होगा। तो क्या मेरे डियर समझ में आ रहा है ना? तो पूरा पेन को पकड़ के ध्यान से चलाओ कॉपी पे। तो बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं? तो बायोलॉजी में जल्दी 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हृदय में रक्त का प्रवाह कैसे होता है, यानी कि हृदय में रक्त का प्रवाह होने का मेन कारण क्या हो सकता है? तो याद रखना, हृदय में रक्त का प्रवाह होने का मेन कारण है बाएं अलिंद से दाएं नील और दाएं अलिंद से दाएं नील है, बाएं अलिंद से बाएं नील है। तो इसीलिए ए भी होगा, बी भी होगा, इसीलिए डायरेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा और सी ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा जिसमें ए और बी दोनों आ जाएगा। हृदय में मतलब हार्ट, हृदय मतलब क्या? जिसमें हम अक्सर बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड को याद करते हैं, लेकिन याद रखना हम याद हमेशा दिमाग में ही करते हैं, पर वो दिमाग की बात धीरे धीरे इधर आ जाता है। ये एक तरह से क्या है? जनरेटर है जो हमेशा धकधकाता रहता है। ये एक मशीन है, इसमें कुछ नहीं होता है। दिल एक वर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ी गर्लफ्रेंड याद हो सकता है। गर्लफ्रेंड को याद करने के लिए मेमोरी जरूरी है, इसीलिए ध्यान रखना। तो हृदय में रक्त का प्रवाह होता है किसमें? तो देखो बाएं अलिंदा से बाएं नीले, दाएं अलिंदा से दाएं नीले, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, तो फास्ट में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन का मैं बात किया था, बायोलॉजी का 10वां क्वेश्चन आ गया है। अब हम नेक्स्ट फिजिक्स केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, इसलिए अपना कॉपी चेंज कर लेना और ध्यान मेरे तरफ दो जल्दी। अब देखो, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? वाह, उच्च रक्तचाप मतलब समझ सकते हो, जब तुम ज्यादा गुस्सा में आ जाते हो, गर्लफ्रेंड को ज्यादा याद करते हो और ज्यादा टेंशन में आ जाते हो किसी बात के लेके, एग्जाम को लेके, तो उस समय तुम्हारे शरीर का ब्लड का चाप जो है बढ़ जाता है। जो बढ़ता है ब्लड का चाप, इसी को हम बोलते हैं क्या? हाइपरटेंशन नहीं, पक्षघात नहीं और हाइपरटेंशन। यस, सी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी, ए, बी, डी नहीं होगा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा हाइपरटेंशन। इसीलिए कभी भी कोई भी बात के लेके चिंता हो तो ज्यादा सोचो मत, नहीं तो उच्च रक्तचाप बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन। यही उच्च रक्तचाप बढ़ने का रीजन है हाइपरटेंशन। तो सोचोगे ज्यादा और टेंशन से रिलेटेड तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? उच्च रक्तचाप बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं आगे चल के किसी को कि हार्ट अटैक हो गया। क्या नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़े? तो अब मेरा ये बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। अब देखो, मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कौन? तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरा फिजिक्स। अब आसानी से देख सकते हो कि 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? वाह, देखो, सूर्य मतलब समझ सकते हो सन, उससे जब प्रकाश आता है तो वो प्रकाश क्या पुंज बोल रहा है, निम्न में से कौन है? तो अभिसृत प्रकाश पुंज नहीं होगा, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, तो सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, इसका सिर्फ समानांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। इसलिए पूरे ध्यान से सेट रखना, समानांतर प्रकाश पुंज फंसाने के लिए तुमको लिखा रहेगा इनमें से सब डी, लेकिन ऑप्शन नहीं होगा। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन होगा? तो समानांतर प्रकाश पुंज होगा। फिजिक्स में सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और जल्दी और कमेंट करो। क्या तुम लोग लिख रहे हो? सो तो नहीं गए हो? ठंडा में पूरा ध्यान रखो अपनी पढ़ाई पे, यही मौका है माइंड को गर्म करके ज्यादा याद करने का। देखो, किरणों के समूह को क्या कहते हो? वाह, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, किरण पुंज, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, इसीलिए ए भी दोनों ऑप्शन आ जाएगा। एकदम शॉर्ट क्वेश्चन था और समझ में भी एकदम शॉर्टली में आ गया होगा। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो ए भी दोनों किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो, आभासी मतलब एक चीज ध्यान रखना, क्या होता है? आभासी मतलब होता है झूठा। झूठा यानी कि झूठा मतलब एक सच नहीं, लेकिन महसूस होना सच की तरह। जैसे फिल्म चलता है तो लगता है सच है, लेकिन क्या झूठा है। अनुभव होना सच की तरह, लेकिन होता नहीं है। तो इसी तरह अनुभव होना, महसूस होना सच लेकिन है नहीं, उसी को हम बोलते हैं आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब मतलब समझ सकते हो, जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे हम किसी को देखते हैं तो प्रतिबिंब बनना है इसलिए देख पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं उल्टा या सीधा, ए बी दोनों। तो याद रखना, उल्टा नहीं होगा, सी भी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो फिजिक्स का तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चौथा क्वेश्चन में देखो क्या बोला है? निम्न में से आवर्धक, शीशा और मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? देखो, आवर्धक मतलब होता है बड़ा करके दिखाने वाला। जब भी लिखा रहेगा आवर्धक तो समझ जाना इसका मतलब होता है बड़ा करके दिखाओ। ठीक है, बड़ा करके दिखाना। जब भी बड़ा करके अगर दिखाना हो तो समझ जाना आवर्धक के बारे में बोल रहा है। तो इसमें से बोल रहा है क्या? निम्न में से आवर्धक, शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस। तो यस, तो याद रखना उत्तल लेंस हो जाएगा किसमें? निम्न आवर्धक शीशा में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। डी को भी काट देना है और ध्यान रखना आवर्धक मतलब बड़ा करके दिखाना। तो एक पहला है उत्तल लेंस जो बड़ा करके दिखाता है। जब भी रोड पे एक्सीडेंट हो जाए और बाइक वाला भागने लगते हैं तो वहां पे सिर्फ उत्तल दर्पण के द्वारा वो बच पाते हैं, वरना नहीं बच पाएगा। इसलिए उत्तल दर्पण हर ट्रक में, हर बस में, हर मोटरसाइकिल में, हर कार में लगा होता है। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने के लिए जल्दी कमेंट करो, आगे बढ़ता हूं। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आया फिजिक्स में 5 नंबर का क्वेश्चन। क्या है? कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? सोच सकते हो कौन से लेंस में बन सकते हैं वास्तविक? तो देखो, कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? एक ही लेंस हो सकता है, उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। तो याद रखना ए ऑप्शन होगा, बी को काट दो और सी को काट दो, डी को काट दो। ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तल लेंस ही ये दोनों काम कर सकता है, अन्यथा दूसरा लेंस काम नहीं कर सकता है। ठीक है, दोनों दूसरा लेंस काम करेगा तो कोई एक काम करेगा, लेकिन यहाँ दो काम के बारे में बोला है, वास्तविक और आभासिक। वास्तविक मतलब रियल, आभासी मतलब इमेजिनरी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो देखो सबसे पहले ये बता देता हूं, f मतलब फोर्स होता है और फोर्स मतलब बल होता है। बल का जब भी अगर बोले कि बल का क्या होगा, बल का ऐसा है मात्र, तो याद रखना न्यूटन होता है। न्यूटन साइंटिस्ट का नाम था इसलिए न्यूटन हो गया, तो बल का ऐसा मात्र न्यूटन हो गया। और p मतलब होता है क्या, प्रेशर होता है, ध्यान रखना प्रेशर। प्रेशर का मीन्स होता है दाब होता है। और जब भी अगर बोलेंगे कि क्या दाब का ऐसा मात्र, तो ध्यान रखना क्या होता है, पास्कल होता है, तो पास्कल हो गया। तो देखो यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो क्या होगा, तो याद रखना क्या हो जाएगा, f गुने p बराबर 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन काट दो, सी ऑप्शन काट दो और डी ऑप्शन काट दो, हमेशा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन f गुने p इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आर यू अंडरस्टैंड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी बोलो और जल्दी नोट करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। फिजिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिजिक्स में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो याद रखना 15 सेंटीमीटर नहीं होगा, 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, 60 सेंटीमीटर नहीं होगा। फोकस दूरी जब भी अगर 20 सेंटीमीटर होगा तो वक्रता त्रिज्या ऑटोमेटिक उसका दुगुना हो जाएगा। तो 20 अगर मान लो यहाँ पे 20 है तो दूसरे मल्टी करोगे तो कितना होगा, 40, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर सी हो जाएगा। इसलिए पूरा ध्यान देना और पूरे ध्यान से समझना। चलो जल्दी जल्दी पेन चलाओ, जल्दी कॉपी पर पेन चलाओ, क्योंकि प्यार से समझाने आए, बाद में मुझे कंप्लेन मत करना जो मुझे ऐसे लोग नहीं मिले थे, इसलिए इस समय छोड़ो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो सोच सकते हो कौन हो सकता है इनमें से सभी या विचलन। देखो ध्यान रखो, विचलन मतलब होता है क्या, विचलन मतलब होता है छोड़ देना, हट जाना, हट जाना या छोड़ देना होता है। तो याद रखना इसमें ऑप्शन हो जाएगा विचलन, बी सी और डी कैंसिल हो जाएगा। कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में से कौन अपवर्तन के साथ घटित होगा, तो याद रखना विचलन हो जाएगा। इसमें वन परावर्तन, वन विक्षेपण, इनमें से सभी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें फंसाने के लिए इनमें से सभी लिखेगा, लेकिन विचलन पे ध्यान देना। अब फिजिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या है। वाह मजा आ गया। देखो आवर्धन का मतलब भी ध्यान रखना, इससे पीछे में एक क्वेश्चन में बताए थे बड़ा करके दिखाना। आवर्धन का मतलब वही होता है बड़ा करके दिखाना, यानी कोई भी चीज को बड़ा करके दिखाना होता है, दिखाना। जब भी बड़ा करके अगर दिखाने की बात आएगा तो ध्यान रखना, जब भी बड़ा करके दिखाने की बात आएगा तो ध्यान रखना ये आ जाएगा, बड़ा करके दिखाने की बात है आवर्धन, तो याद रखना 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा, और ये डी भी नहीं होगा। तो ए में क्या है 2 और बी में 1 और डी में सी में क्या है 1/2 और डी में क्या है अनंत। तो ए बी डी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है 1/2 होता है। तो आगे की तरफ बढ़िए, तो जल्दी वहां कमेंट करो, आगे बढ़ता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, सोचो कहां होनी चाहिए। क्या बोला है, कितना मस्त क्वेश्चन है। किसी वस्तु का अवतल दर्पण पे ज्यादा फोकस करो, द्वारा बना प्रतिबिंब पे ज्यादा फोकस करो, आभासी पे फोकस करो और सीधा पे फोकस करो, और वस्तु पर फोकस करो और बड़ा पे फोकस करो, और वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। तो ध्यान रखो वक्ता केंद्र पर नहीं चलेगा, वक्ता केंद्र पर भी नहीं हो सकता। क्या नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के, और नहीं ये भी नहीं चलेगा। क्या वक्ता केंद्र पर चलेगा, नहीं चलेगा, दर्पण पे आना होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच चलेगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका मतलब ये ध्यान रखो कि जब भी अगर अवतल होगा और प्रतिबिंब की बात होगा तो आभासी आ जाएगा, आभासी होगा तो सीधा होगा, और सीधा होगा तो वस्तु, अब वस्तु जब हो जाएगा तो दर्पण की बात होगा। तो ध्यान रखो। तो आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़े, तो जल्दी चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन ये फिजिक्स में 10 कंप्लीट हुआ, अब केमिस्ट्री की तरफ फास्ट में आ रहा हूं। हिस्ट्री में कहां पे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बोले थे ना, उस पे आ चुका हूं। पेन पकड़ो तेजी में और कॉपी पे ध्यान देते हुए पहले बोर्ड पे ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन। 10th के साइंस में 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी और फिजिक्स का हो गया। अब केमिस्ट्री पे है ना, तो केमिस्ट्री में 10 ऑब्जेक्टिव था ना, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ उष्मा
भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? ध्यान दो, उष्मा मतलब होता है क्या? ऊर्जा होता है। और उत्पाद मतलब प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करता है। प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। धरती पर जितना भी प्लांट है सब प्रोड्यूसर है। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि एग्जाम में चोरी नहीं, सीना जोड़ी करना पड़े। पर क्वेश्चन के साथ, टीचर के साथ सीना जोड़ी मत करना, तू भी जाएगा हम भी जाएंगे, इसलिए ध्यान देना। क्वेश्चन के साथ सीना जोड़ी करके हर क्वेश्चन को ढूंढ डालो, धुआं धुआं कर दो। तो उत्पन्न होता है कहलाती है क्या? याद रखना, उष्मा छेपी, उष्मा शोषी, ये नहीं चलेगा। उष्मा छेपी बी ऑप्शन चलेगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं चलेगा, उपचयन नहीं चलेगा। यानी कि सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं चलेगा, क्योंकि अब क्रिया है, उत्पाद की बात हो रही है इसीलिए, और उष्मा की बात हो रही है और उत्पन्न करने की बात हो रही है। देखो जानते हो, हर प्लांट जो उत्पाद करता है, उस उत्पादन जो भी भोजन करते हैं उसमें उष्मा छुपा होता है, इसलिए ध्यान रखना उष्मा छेपी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। उष्मा शोषी नहीं होगा क्योंकि उष्मा का शोषण नहीं करता है, उष्मा छेपी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? चिथरा उड़ा दिया, मजा आ गया। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यस सी नंबर ऑप्शन होगा। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड नहीं होगा। यानी कि जब भी बुझे हुए चूना के बारे में बात होगा तो एक ही चीज ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ये कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं केमिस्ट्री में। तो ध्यान देते हुए आगे बढ़ता हूं। आप देखो डियर, कितना मस्त क्वेश्चन है केमिस्ट्री में। क्या निम्नलिखित में अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? वाह, सोचो, यहां देखो अपघटन और यहां देखो अभिक्रिया, इसमें से कौन उसका उदाहरण हो सकता है? तो सोचो, यानी कि हाइड्रोजन, देखो जब भी अगर H लिखा रहेगा तो हाइड्रोजन समझना, याद रखना। और जब भी NH लिखा रहेगा तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ जाएगा। और फिर तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और तो क्या हो सकता है? Na, ये भी नहीं होगा, NaOH, नाइट्रो हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। सी भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? के, मतलब 2 पोटेशियम। पोटेशियम के सिंबल क्या होता है? के होता है, इसलिए ध्यान रखना पोटेशियम, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 2KClO3 और क्या, तो सिंबल देख ले एरो, और KCl प्लस 3O2, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। किसका? अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, जब भी अगर बात किया जाए अपघटन की तो K2ClO3 आ जाएगा, और फिर एरो KCl प्लस 3O2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बैठे, तो जल्दी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ध्यान दो, ये सब क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, तो इस पे ज्यादा माइंड को स्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? कैथोड और किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? ध्यान दो, सबसे पहले समझते हैं कैथोड क्या है। देखो, एनोड बोलेगा या कैथोड बोलेगा, तो ध्यान रखना कैथोड बोलेगा और एनोड। तो देखो, एनोड मतलब होता है प्लस और कैथोड बोलेगा तो माइनस। तो याद रखना कि जब भी अगर फिजिक्स में ये अक्सर क्वेश्चन आता है और केमिस्ट्री में भी हो, तो ये इसकी बात, तो केमिस्ट्री में अक्सर बात होगा, तो प्लस को एनोड बोलेंगे और कैथोड मतलब माइनस हो जाएगा। किस में हो जाएगा माइनस? तो इसमें हो जाएगा केमिस्ट्री में। कभी कभी ये भी हो जाता है, एनोड मतलब माइनस भी हो जाता है, कैथोड मतलब, पर ध्यान रखना कि कैथोड मतलब माइनस, एनोड मतलब प्लस, याद रखना। अब यहाँ पे कैथोड किरणों में कौन, तो एक आएगा इलेक्ट्रॉन, बाकी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं कैल्शियम हो जाएगा। ध्यान रखना, परमाणु के मौलिक कण की बात किया जाएगा तो याद रखना 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, याद रखना, जिसमें जे थॉमसन और डाल्टन ये सब मिलके किए थे और चैडविक मिलके किए थे परमाणु के मौलिक कणों का खोज। और परमाणु किसे कहते हैं? तो सिंपल बात है, कण के सूक्ष्म कण को, यानी जितने भी सूक्ष्म कण है वो सब परमाणु के ही एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे 3 मौलिक कण है, उसमें से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, कैथोड किरण की तरफ बात होगा तो ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो जाके कमेंट करो जल्दी, ताकि तुम लोग का भी माइंड को जांच करना बहुत जरूरी है कि तुम लोग कॉलम से
कॉपी पर लिख रहा था या खेल रहा था, या सच बोल रहा है या झूठ, ये पता चल जाएगा अभी। आप देखो यहाँ पे क्या है, सल्फर और एरो और CaO और सल्फर। यहाँ पे देखो देखो समीकरण को अच्छे से पढ़ लो, किस प्रकार की अभिक्रिया है, ध्यान देना। संयोजन अभिक्रिया नहीं, विस्थापन अभिक्रिया नहीं, और द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं, तो कौन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। किसका, तो ये समीकरण का वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया में ही आते हैं। वियोजन अभिक्रिया मतलब ये, इसमें संयोजन वियोजन जब भी होगा, अवक्षेपण और विक्षेपण, ये सब जब अगर बात होगा तो वहां पे याद रखना वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वियोजन अभिक्रिया को हम विघटन भी बोलते हैं, याद रखना। यहाँ पे वियोजन जो बोला गया है उसको विघटन भी एग्जाम में लिखा रहेगा, तो समझ जाना विघटन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। आप देखो ना, Mg मतलब मैग्नीशियम हो गया, O2 मतलब हो गया ऑक्सीजन, MgO यानी कि ये नहीं, ये असंतुलित है। असंतुलित, संतुलित मतलब जितना मतलब इधर रहेगा तत्व एलिमेंट्स उतना ही रहना चाहिए एरो के इधर, तब होगा करेक्ट। तो देखो इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इधर क्या है, यानी कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 2 है और राइट साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो हो गया असंतुलित। और फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में Zn प्लस H2SO4 और फिर ये ZnSO4 प्लस H, तो देखो हाइड्रोजन 2, तो यहाँ लेफ्ट में 2 तो राइट में 2 है। देखो SO4 4, तो SO4 4 है, और Z1 तो Zn, तो देखो लेफ्ट में 1 Zn तो राइट में Zn1, और देखो लेफ्ट में H2 हाइड्रोजन 2 तो यानी कि राइट में हाइड्रोजन 2 SO4 4 इधर है लेफ्ट में, तो राइट में SO4 4 है। इसका मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और अभी हम तुमको ये भी दिखा देता हूं कि असंतुलित ई कैसे हुआ समीकरण, असंतुलित समीकरण ऊ कैसे हुआ। तो देखो सी में जाके देखो, ये फेरम जो है ना Fe, ये हो गया Fe और इधर हो गया Cl2, तो जो हो गया अभी जो देखो Fe है फेरम प्लस Cl2, तो ई जो है अभी लेफ्ट में, ये इधर नहीं, देखो Fe यहाँ 1 है, Cl2 है, तो यहाँ Cl3 है, क्लोरीन यहाँ 3 है, तो इधर का क्लोरीन 3 हो गया, इधर का फ्लोरीन देखो, इधर Fe जो है तो ये हो गया, रुक जाओ 1 मिनट बता देता हूँ, इसको फ्लोरीन बोलना, ठीक है, फिर हम नहीं होगा फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन के बारे में बात हो रहा है। तो देखो फ्लोरीन इधर 1 है, इधर फ्लोरीन कितना है, 1 है, तो सही है, लेकिन क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, तो इसीलिए असंतुलित हो जाएगा, तो भी नहीं होगा। अब देखो डी में हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 1, तो देखो लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 और राइट में हाइड्रोजन 1, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे हो गया असंतुलित। इसका मतलब ये होगा निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है, तो सिर्फ बी नंबर का समीकरण संतुलित है, बाकी असंतुलित है। समझ में नहीं आया होगा ना, तो कमेंट कर, फिर से समझाता हूं। जैसे देख लो, इधर जिंक हो गया 1, तो जिंक 1, इधर हो गया हाइड्रोजन 2, तो लेफ्ट राइट में हाइड्रोजन 2, इधर हो गया SO4 4, तो राइट में SO4 4, तो इसीलिए दोनों की तरफ एलिमेंट्स का जो है नंबर वो सेम रहना चाहिए, तब करेक्ट होगा, तब संतुलित कहलाएगा। आगे बढ़ता हूं, समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। वाह, कौन समीकरण संतुलित नहीं है। देखो ये जो लिखा हुआ है डी नंबर में, इसको बोलते हैं पीबी। पीबी मतलब होता है प्लम्ब, प्लम्ब मतलब होता है शीशा, तो इसीलिए याद रखना शीशा। और जब बोलोगे शीशा का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 82 होता है, इतना ध्यान रखना। शीशा का लैटिन नाम क्या होता है, प्लम्बम होता है, तो इसलिए प्लम्बम मतलब प्लम्बर जो लगता है वो नहीं, प्लम्बम, तो शॉर्ट में इसको सिंबल बोला जाता है पीबी, तो इसलिए ध्यान रखना। अब इसमें बोलता है कि इसमें कौन असंतुलित संतुलित नहीं है। असंतुलित की बात नहीं हो रहा, बोला संतुलित नहीं है। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे ये संतुलित है। यहाँ पे जो नहीं संतुलित है उसके बारे में आ रहा है। यहाँ पोटेशियम 2, क्लोरीन कितना 1, तो क्लोरीन क्या 1, ऑक्सीजन 1, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6, तो यहाँ पे यानी कि ये 6 हो गया, इधर हो गया पीबी, तो इधर हो गया। यानी कि यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण के अगर बारे में बात किया जाए तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन 3, तो यहाँ 6, ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कर। हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, तो हाइड्रोजन क्लोरीन सही है, यहाँ सी सही है, ये दोनों तो वास्तव संतुलित है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी वाला 2 के फोल्ड कर दिया। यहाँ पे देखो अभी आते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन में 6, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो अरे यहाँ पर फोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे डी और बी ऑप्शन में दोनों में लग रहा है फोल्टेड है कि 6 गो ऑक्सीजन, इधर 6 गो ऑक्सीजन पूरी नहीं रहा, सोचना पड़ेगा। यहाँ तो 6 ऑक्सीजन नहीं है ना, तो 6 ऑक्सीजन क्लोरीन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे बी में भी क्या कर दिया है, बी में भी लो चाहे, वो भी संतुलित नहीं है, तो पेंडिंग हो गया, तो दोनों ऑप्शन तुम ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये संतुलित है, तो संतुलित है तो ई आंसर नहीं होगा और सी आंसर नहीं होगा, बी और डी में से कोई एक को ले सकते हो, क्योंकि दोनों में
क्या है, असंतुलित समीकरण है। तो क्या मेरा ये केमिस्ट्री में शायद मुझे लग रहा है टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देख लेता हूं, हाँ आता हूं, नहीं अभी बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। अब बताओ उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन में हाइड्रोजन का वियोजन होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का वियोजन होता है, इनमें से सभी। तो याद रखना हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन का उपचयन जब भी अगर बात किया जाएगा तो ध्यान रखना इनमें से सभी हो जाएगा। उपचयन का जब भी बात किया जाएगा तो इनमें से सभी हो जाएगा। हाइड्रोजन का वियोग होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ऑक्सीजन का भी होगा। तो ये उपचयन में जब भी बात होगा तो उपचयन में आ जाएगा डी का ऑप्शन आ जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, जल में विद्युत का अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त करती है। तो याद रखना ओजोन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन। तो जल में जब भी बात किया जाएगा कि जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। दूसरा ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं हो सकती है, क्लोरीन मुक्त नहीं हो सकती है, तो क्या होगा, हीलियम भी मुक्त नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही मुक्त होगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा। इसलिए पूरा ध्यान रखना है हाइड्रोजन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। याद रखना अधातु नहीं बोलना हूं, धातु बोलना हूं। गलत सुन जाओगे तो तेरा गलती, मेरा नहीं, इसलिए कमेंट करो फास्ट में। देखो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो याद रखना क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। किसमें, तो इसमें हो जाएगा। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया, जब जल जो है ना, जल हमेशा जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका एक गैस, मतलब एक जो गैस है उत्सर्जित होगा, उसी गैस के साथ क्रिया होगा, हाइड्रोजन गैस। इसीलिए मेरा फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का 10 क्वेश्चन 10 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 1.5। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे क्लास को फुल एंजॉय कीजिए, फुल वीडियो को देखिए और फिर हर क्वेश्चन पे फुल स्टडी कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जेटी एकेडमी आपके साथ हमेशा ये काम करता रहेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।